My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, पिछले कुछ कक्षा से, पिछले कुछ वीडियो से, पिछले कुछ क्लास से हम सभी लोगों ने एक नए यूनिट को स्टार्ट किया था। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशनल साइकोलॉजी में या शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम सभी लोगों ने एक नया यूनिट स्टार्ट किया था, दैट इज इंटेलिजेंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम सभी लोग जो है इंटेलिजेंस या बुद्धि के बारे में स्टडी कर रहे हैं, बुद्धि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो भी पिछले क्लासेस रहे हैं, पिछले वीडियोज आपके पास प्लेलिस्ट पे जो अवेलेबल है, पिछली कक्षाओं में हम सभी लोगों ने इंटेलिजेंस के नेचर के बारे में, कंसेप्ट के बारे में, डिफिनीशंस के बारे में अच्छे से स्टडी किया है। और उसके उपरांत हम सभी लोगों ने नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी के बारे में भी पढ़ा। और उसके उपरांत हम सभी लोगों ने जो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस होती है, उसके जो टाइप्स है, दो प्रकार के जो टाइप्स ऑफ प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज फैक्टोरियल थ्योरीज एंड प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज, इसके बारे में भी हम सभी लोगों ने पिछली कक्षा में बहुत ही विस्तृत रूप से, इसके बारे में बहुत ही डिटेल रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, उसी कड़ी में आज हम लोग जब थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में, तो हमने आपको फैक्टोरियल थ्योरीज के अंतर्गत कई थ्योरीज या कई सिद्धांतों के बारे में बताया था, उसका नाम लिया था, उसके बारे में चर्चा हुआ था। तो जितनी भी फैक्टोरियल थ्योरीज या प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने कहा था कि उसके बारे में हम सभी लोग बारी बारी से चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। तो उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम सभी लोग थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि के सिद्धांत में जो फैक्टोरियल थ्योरीज है, जो कारक सिद्धांत है या कारकी सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के अंतर्गत आज की कक्षा में हम सभी लोग यूनिफैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी या द्विकारक सिद्धांत तथा थ्री फैक्टर थ्योरी या तीन कारक सिद्धांत के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे, आज की क्लास में डिस्कशन किया जाएगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सभी प्यारे भाई बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड जितने भी एजुकेशनल वीडियोज हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार प्ले लिस्ट में जाकर के अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के, अपनी रुचि के वीडियो को अपनी आवश्यकता अनुसार वीडियोज को सिलेक्ट करके आसानी से देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रिय विद्यार्थियों। और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना है, यदि वह रेड है, लाल है, तो उसको भी प्रेस करिए। और उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, कुछ ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शंस या विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन का चयन करिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे हमारे चैनल पर, उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाएगी, उसकी इंफॉर्मेशंस आपको मिल जाएगी, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने सहपाठियों में शेयर करिए, जिससे कि जो भी आपके शुभचिंतक हैं, आपके साथी हैं, मित्र हैं, सहपाठी हैं, वे भी अपना स्टडी, अपना अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें और उनका भी अध्ययन कार्य अच्छे से, सुचारू रूप से इस समय में, इस पैंडेमिक के समय में आगे बढ़ सके। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं और कमेंट्स के द्वारा जो भी बहुमूल्य सुझाव हों आपके, उसको हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने प्रश्नों और अपने समस्याओं को भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों,
प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। और आप सभी प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की कक्षा को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, जो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है या बुद्धि के सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों में आप सभी लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि पिछली कक्षा में हम सभी लोगों ने सिद्धांतों के दो प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरीज के बारे में चर्चा किया था, जिसमें से पहला प्रकार था, पहला टाइप था, पहला जो वर्ग था वो था फैक्टोरियल थ्योरीज या कारकी सिद्धांत, और दूसरा था प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज या फिर जिसको हम लोग प्रक्रिया उन्मुख या प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत कह रहे थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, सबसे पहले हम सभी लोग जो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज है उनके बारे जो हमारा जो है फैक्टोरियल थ्योरीज है, कारकी सिद्धांत है, उसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोग फैक्टोरियल थ्योरीज या कारकी सिद्धांत की जो भी उसके अंतर्गत जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उसके बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, बुद्ध के सिद्धांत के समय में जो सबसे प्राचीन सिद्धांत है, जो पहला सिद्धांत है, दैट इज नोन एज द यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। प्रिय विद्यार्थियों, जो सबसे पहला सिद्धांत आया बुद्ध के लिए, उस सिद्धांत को कहते हैं बुद्ध का एक कारक सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्ध के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने महोदय ने किया था। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस नाम को हमेशा याद रखिएगा। बीने या इनको अल्फ्रेड बीने भी कहते हैं, तो बीने महोदय का नाम हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जहां इंटेलिजेंस या बुद्ध के मापन, इंटेलिजेंस के मेजरमेंट की बात आएगी, वहां बीने महोदय का नाम हमेशा आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, बुद्ध के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने महोदय ने किया था। और जो बुद्ध का एक कारक सिद्धांत है, यूनिफैक्टर थ्योरी है, जैसा हमने आपको सबसे प्रारंभ में ही बताया, स्टार्टिंग में ही बताया कि फैक्टोरियल थ्योरीज के अंतर्गत ये सबसे पहला सिद्धांत है। और यह सिद्धांत जो है बुद्ध का एंशिएंट थ्योरी है, सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, बुद्ध के सिद्धांतों में सबसे प्राचीन सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांत को माना जाता है। जो एक कारक सिद्धांत है या यूनिफैक्टर थ्योरी है, यह जो है बुद्ध का एक प्राचीन सिद्धांत है। और जब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग जो है बुद्ध के मापन के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहां पर बीने महोदय का नाम आता है। तो बीने महोदय ने बुद्ध के मापन के लिए जब परीक्षण बनाना प्रारंभ किया, परीक्षण का निर्माण प्रारंभ किया, तो उसी समय उन्होंने बुद्ध का कंसेप्ट या बुद्ध के थ्योरी के बारे में या बुद्ध के यूनिफैक्टर थ्योरी या बुद्ध के एक कारक सिद्धांत की चर्चा की थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, जो बुद्ध का एक कारक सिद्धांत है, बुद्ध के एक कारक सिद्धांत का प्रयोग बुद्धि मापन हेतु परीक्षण निर्माण के प्रथम 35 वर्षों तक अत्यधिक प्रचलित रहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने आपसे प्रारंभ में ही चर्चा किया कि बुद्ध के मापन के संबंध में जो भी टेस्ट बनाए गए, जो भी परीक्षण बनाए गए, तो शुरुआती जो स्टार्टिंग का टाइम रहा, उस स्टार्टिंग के टाइम में अल्फ्रेड बीने जी ने इस प्रकार किया था और उन्होंने जो है यूनिफैक्टर थ्योरी दिया। तो बुद्ध मापन हेतु परीक्षण निर्माण के प्रथम 35 ईयर्स में, प्रथम 35 सालों में, प्रथम 35 वर्षों में यह जो यूनिफैक्टर थ्योरी रहा, यह क्या रहा, अत्यधिक प्रचलित रहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्टार्टिंग के प्रारंभ के
जो 35 वर्ष रहे जब बुद्धि के सिद्धांत या बुद्धि के परीक्षण या बुद्धि के मापन के बारे में चर्चा हो रही थी, परीक्षण का निर्माण हो रहा था, तो प्रारंभ के 35 वर्षों तक यूनिफैक्टर थ्योरी या बुद्धि के एक कारक सिद्धांत बहुत ही अत्यधिक प्रचलित रहा और इसी के अनुसार बुद्धि का मापन या बुद्धि के परीक्षण की संरचना या बुद्धि के परीक्षण का निर्माण उस समय हो रहा था। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे साइकोलॉजिस्ट या ऐसे मनोवैज्ञानिक जो कि बुद्धि के यूनिफैक्टर थ्योरी को मानते थे या बुद्धि के एक कारक सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी के अनुयायी थे, वे यह मानते थे कि हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज होती है, जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं, मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, वह सब जो है किसी न किसी एक शक्ति के कारण होती है और वह शक्ति क्या है? उस शक्ति को हम इंटेलिजेंस या बुद्धि कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस सिद्धांत अर्थात यूनिफैक्टर या एक कारक सिद्धांत के अनुयायी बुद्धि को वह शक्ति मानते हैं जो समस्त मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस क्या है? एक कारक सिद्धांत के अनुसार एक पावर है, एक शक्ति है और वह एक ऐसा पावर है, एक ऐसा शक्ति है जिसकी वजह से समस्त मानसिक क्रियाएं, समस्त मानसिक कार्य या सभी जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज है, सभी भी मानसिक क्रियाएं जो है उसी एक पावर के कारण, उसी एक शक्ति के कारण होता है और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि या इंटेलिजेंस कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस सिद्धांत के अनुसार जो एक कारक सिद्धांत है, यूनिफैक्टर्स थ्योरी है, इस सिद्धांत में माना गया कि जो हमारा इंटेलिजेंस है या जिसको हम लोग बुद्धि कह रहे हैं, बुद्धि क्या है? यह एक अनडिविजिबल यूनिट है, एक अविभाज्य इकाई है। तो जो एक अविभाज्य इकाई या अनडिविजिबल यूनिट है, इसी अनडिविजिबल यूनिट को हम लोग ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, या इसी को हम सभी लोग क्या कह रहे हैं? बुद्धि कह रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो है एक ऐसा अविभाज्य इकाई, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि यह अविभाज्य इकाई है। जब अविभाज्य इकाई है तभी यहां पे क्या आया? यूनिफैक्टर की बात आई, एक कारक की बात आई, क्योंकि इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो बुद्धि क्या है? एक अविभाज्य इकाई है, अनडिविजिबल यूनिट है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक ऐसी अविभाज्य इकाई के रूप में कार्य करती है जिसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं प्रारंभ, संपन्न और नियंत्रित होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि बुद्धि या इंटेलिजेंस क्या है? एक अविभाज्य इकाई है और एक ऐसी अविभाज्य इकाई है या एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है जिसके द्वारा जितनी भी हमारी मानसिक एक्टिविटीज होती है, मानसिक क्रियाएं होती हैं, वे सभी मानसिक क्रियाओं का स्टार्टिंग अर्थात प्रारंभ और उसका संपन्न और उसका नियंत्रण अर्थात जितनी भी हमारी मानसिक क्रियाएं, जितनी भी हम मेंटल एक्टिविटीज करते हैं, सभी मेंटल एक्टिविटीज में जो बुद्धि एक अविभाज्य इकाई के रूप में है, उसी के द्वारा वह प्रारंभ होता है, उसी के द्वारा वह नियंत्रित होता है और उसी के द्वारा वह संपन्न होता है। ऐसा मानना है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के अनुयायियों का, या जिन्होंने बुद्धि के एक कारक सिद्धांत दिया, जो लोग उसके पक्षधर थे, जो इसके अनुयायी थे, वे ऐसा मानते थे कि जो हमारा इंटेलिजेंस है या बुद्धि है वो क्या है? एक अनडिविजिबल यूनिट है या एक अविभाज्य इकाई है और एक ऐसी अविभाज्य इकाई, एक ऐसी अविभाज्य शक्ति, अनडिविजिबल यूनिट है जिसके द्वारा समस्त या सारी मानसिक क्रियाएं रेगुलेट होती हैं, उसी के द्वारा वो प्रारंभ होती हैं, उसी के द्वारा संपन्न होती हैं, उसी के द्वारा वह नियंत्रित होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा यूनिफैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांत है, एक कारक सिद्धांत को तो दिया था बिने महोदय ने, लेकिन इस सिद्धांत में टर्मन महोदय, स्टर्न महोदय और इन्हीं की तरह अन्य मनोवैज्ञानिक भी इस सिद्धांत के समर्थक थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से बिने महोदय हो गए, टर्मन महोदय और स्टर्न महोदय जो है इस सिद्धांत के प्रमुख मनोवैज्ञानिक या इस सिद्धांत को मानने वाले, इस सिद्धांत का समर्थन देने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिकों में बिने, टर्मन और स्टर्न का नाम आता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग बात कर रहे हैं बिने, टर्मन और स्टर्न की, तो जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है या यूनिफैक्टर थ्योरी है, तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत की व्याख्या बिने ने किया है निर्णय देने के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, बिने महोदय ने क्या दिया?
कि बीने ने निर्णय देने की योग्यता, टर्मन ने विचार करने की योग्यता। ध्यान दीजिएगा, बीने ने डिसीजन लेने या निर्णय देने की योग्यता, टर्मन ने उस पर विचार करने की योग्यता, थिंकिंग की योग्यता, और स्टर्न ने परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता के रूप में किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि जब हम लोग बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे थे, उसको डिफाइन करने का प्रयास कर रहे थे, तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक या अलग अलग वर्गों के मनोवैज्ञानिक बुद्धि को अलग अलग डायमेंशन से परिभाषित करने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी तरह प्रिय विद्यार्थियों, हुबहू यहां पर भी है कि यूनिफैक्टर थ्योरी या एक कारक सिद्धांत तो माना जा रहा है, लेकिन बीने महोदय ने उसको निर्णय देने की योग्यता के रूप में माना है, टर्मन जी ने उसको विचार करने की योग्यता के रूप में माना है, और स्टर्न जी ने उसको परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट या समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि को माना है। तो इस तरह से बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के जो समर्थक रहे वे बीने, टर्मन और स्टर्न रहे। और बीने ने डिसीजन मेकिंग या निर्णय देने की पावर, टर्मन ने थिंकिंग करने की पावर या विचार करने की योग्यता, और स्टर्न महोदय ने एडजस्टमेंट या जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, उसके साथ अनुकूलन, एडाप्टेशन या समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि को माना है और उसके एक कारक के सिद्धांत को दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में निपुण है तो उसे अन्य क्षेत्रों में भी निपुण होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जब एक कारक सिद्धांत की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक कारक सिद्धांत में हमने यह चर्चा किया कि जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो क्या है? एक अनडिविजिबल यूनिट है। तो जब वह एक अनडिविजिबल यूनिट है, एक अविभाजित इकाई है, तो हम उसके आधार पर कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में बहुत ही तेज है, निपुण है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत ही वह इंटेलिजेंट है, तो उसके अनुसार उस व्यक्ति को दूसरे भी क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में भी निपुण होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि क्या है? एक अविभाज्य इकाई है। जब एक क्षेत्र में वह विकसित है तो दूसरे क्षेत्र में भी उसको विकसित या निपुण होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो यूनिफैक्टर थ्योरी है, यूनिफैक्टर थ्योरी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में निपुण है तो उसे अन्य क्षेत्र में निपुण होना चाहिए। फिर विद्यार्थियों, जो यूनिफैक्टर थ्योरी के या इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे, इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि बुद्धि की व्याख्या एक कारक के आधार पर की जा सकती है। तो फिर विद्यार्थियों, जो भी मनोवैज्ञानिक रहे, जो भी साइकोलॉजिस्ट रहे, जो कि बुद्धि के एक सिद्धांत के समर्थक रहे, प्रतिपादक रहे, वे सब उन सभी लोगों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया या बुद्धि की ऐसी व्याख्या करने की प्रयास की कि बुद्धि क्या है? एक अनडिविजिबल यूनिट है, एक कारकी है। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक कारक सिद्धांत में बीने, टर्मन और स्टर्न महोदय प्रमुख हैं। वे जो है एक कारक के सिद्धांत के समर्थकों में ये प्रमुख हैं, और इन सभी लोगों ने माना है कि बुद्धि क्या है? एक अनडिविजिबल यूनिट है। जब हम सभी लोग बुद्धि को एक अनडिविजिबल यूनिट कह रहे हैं, तो यदि हम लोग बुद्धि को एक चित्र के द्वारा स्पष्ट करना चाहें, एक चित्र के द्वारा दिखाना चाहें प्रिय विद्यार्थियों, तो वह चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम जो है चर्चा कर रहे हैं बुद्धि की। तो यहाँ पे देखिए, बुद्धि हमारा जो ये है, ये क्या है? अनडिविजिबल यूनिट है। पूरा का पूरा क्या है? इसको हमने कहीं से भी डिवाइड नहीं किया है, पूरा का पूरा क्या है? एक ही कलर का है। तो इस तरह से हम ये कहने का प्रयास करें कि क्या है ये? बुद्धि क्या है? एक अनडिविजिबल यूनिट है, एक कारक की सिद्धांत है। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, बुद्धि क्या है? एक कारक की सिद्धांत है, और इसमें कहीं पर भी देखिए ये पूरी तरह से जैसे हमने आपको कलर करके दिखाया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बुद्धि में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी डिवीजन नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से बुद्धि का एक कारक की सिद्धांत रहा, और जो बुद्धि का एक कारक की सिद्धांत रहा, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कालांतर में एक कारक के सिद्धांत को लगभग अस्वीकार कर दिया। अर्थात 35 साल तक, तो शुरुआत के 35 साल तक तो एक कारक की सिद्धांत बहुत ही प्रचलित रहा, उसको माना गया। लेकिन जब
मनोवैज्ञानिकों ने और अधिक रिसर्च किया और अधिक स्टडी की बुद्धि के बारे में, तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कालांतर में जो यूनिफैक्टर थ्योरी रही, एक कारक सिद्धांत रहा, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको लगभग अस्वीकार कर दिया। तो आज की डेट में प्रिय विद्यार्थियों, जो यूनिफैक्टर थ्योरी है या बुद्धि का एक कारक की सिद्धांत है, उसे अमान्य कर दिया गया है, वो रिजेक्टेड है, उसको अब नहीं माना जाता है। और इस तरह से यह जो सिद्धांत है एक एंशिएंट या एक क्लासिकल थ्योरी हो गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, बुद्ध की जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें जो है यूनिफैक्टर थ्योरी या एक कारक की थ्योरी का नाम आता है, एक कारक की सिद्धांत का नाम आता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, अब यह जो सिद्धांत है बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत है, इसे प्राचीन एवं अमान्य सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, यह क्लासिकल थ्योरी है और साथ ही साथ यह एक आउटडेटेड थ्योरी है, अर्थात इसको अब रिजेक्ट कर दिया गया है, इसको अब लगभग अस्वीकार कर दिया गया है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम लोगों ने बुद्ध के यूनिफैक्टर थ्योरी या एक कारक के सिद्धांत की चर्चा की और इसमें हम लोगों ने देखा कि बीने महोदय ने एक कारक के सिद्धांत को दिया था और इसके अनुसार बुद्धि जो है वो क्या है, अनडिविजिबल यूनिट है, एक अविभाजित इकाई है। किसी ने उसको शक्ति कहा है, किसी ने उसको योग्यता कहा है, किसी ने कहा है समायोजन की क्षमता कहा है, किसी ने कहा है विचार करने की क्षमता। तो इस तरह से सभी लोगों ने अलग अलग ढंग से इसको जो है परिभाषित करने या इसके बारे में अपना जो है विचार दिया है। जैसे बीने महोदय ने कहा कि यह निर्णय लेने की योग्यता या डिसीजन मेकिंग पावर है, टर्मन ने कहा कि विचार करने की योग्यता और स्टर्न ने कहा कि परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता है। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान समय में यह क्या है, एक आउटडेटेड थ्योरी है, एक क्लासिकल थ्योरी है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब बुद्ध के एक कारक की सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया गया तो उसके बाद नंबर आता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब यहां से इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक स्टार्ट होता है आपका, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है प्रिय विद्यार्थियों, जैसा नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे दो कारकों के बारे में कहा गया है कि बुद्धि क्या है, दो कारकों में बटा होगा या दो फैक्टर में बटा होगा। चलिए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जो टू फैक्टर थ्योरी है इसका प्रतिपादन किसने किया, स्पीयरमैन में, और 1904 में। तो यहां से प्रश्न उठता है कि बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया प्रिय विद्यार्थियों, स्पीयरमैन ने किया। कब किया, तो 1904 में किया। तो इस तरह से तो यह स्पष्ट हुआ कि बुद्ध का जो टू फैक्टर थ्योरी इसको स्पीयरमैन साहब ने दिया था। अब प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि यूनिफैक्टर थ्योरी या मोनोकारक या एक कारक सिद्धांत, तो एक कारक सिद्धांत से जब द्विकारक सिद्धांत की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों एक टेक्निक होती है, एक सांख्यिकी में एक विधि होती है जिसको हम लोग फैक्टर एनालिसिस कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, फैक्टर एनालिसिस या कारक विश्लेषण की प्रविधि का प्रयोग किया गया स्पीयरमैन जी के द्वारा, और कारक विश्लेषण की प्रविधि का प्रयोग करके उन्होंने अपना यह टू फैक्टर थ्योरी या बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत को दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इनके कारक विश्लेषण की प्रविधि या फैक्टर एनालिसिस टेक्निक के द्वारा कई प्रयोगात्मक अध्ययन स्पीयरमैन जी के द्वारा किया गया, और उनसे जो भी डेटा आए, जो भी प्राप्त आंकड़े आए, उन प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, और उन प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के परिणाम स्वरूप ही जो है स्पीयरमैन साहब ने अपना जो है दो फैक्टर थ्योरी या दो कारक सिद्धांत बताया। तो इस तरह से विद्यार्थियों फैक्टर एनालिसिस टेक्निक का प्रयोग करके स्पीयरमैन साहब ने अपना प्रयोग किया, कई प्रयोगात्मक अध्ययन किया, और जो भी डेटा आए उस डेटा के आधार पर उन्होंने जो है बुद्धि की संरचना के दो फैक्टर या दो कारक बताने का प्रयास किया। तो विद्यार्थियों, स्पीयरमैन ने कारक विश्लेषण के आधार पर, दैट इज फैक्टर एनालिसिस या कारक विश्लेषण के आधार पर बताया कि बुद्धि की संरचना में मुख्य रूप से दो कारक निहित हैं।
तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, बुद्ध की संरचना में मुख्य रूप से दो कारक निहित हैं। तो बुद्ध की संरचना में मुख्य रूप से दो कारक कौन कौन से निहित हैं, ये हम लोगों को देखना जरूरी है कि बुद्ध की संरचना जो है इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से कारक हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जो बुद्ध के दो कारक हैं उसकी जो मुख्य संरचना है, जो उसके दो मुख्य कारक हैं, उसमें से जो पहला कारक है प्रिय विद्यार्थियों उसको हम लोग कहते हैं जनरल फैक्टर या जी फैक्टर, या फिर प्रिय विद्यार्थियों उसको हम लोग सामान्य कारक कह सकते हैं। तो सामान्य कारक या जी फैक्टर या जनरल फैक्टर यह है बुद्ध का पहला कारक स्पीयरमैन जी के अनुसार। और इसी तरह जो दूसरा कारक है दैट इज नोन एज विशिष्ट कारक और स्पेसिफिक फैक्टर और यस फैक्टर। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से दो फैक्टर हो गया, एक सामान्य फैक्टर, एक विशिष्ट कारक, जनरल फैक्टर और जी फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर और यस फैक्टर। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, अब हम सभी लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक फैक्टर या सामान्य कारक और विशिष्ट कारक का बारी बारी से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जनरल फैक्टर या जी फैक्टर दैट इज सामान्य कारक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सामान्य कारक, जनरल फैक्टर या जी फैक्टर, जैसा कि नाम से इंडिकेट है, सामान्य कारक से अभिप्राय है कि सामान्य कारक के द्वारा या सामान्य कारक के अंतर्गत उन एबिलिटीज को, उन कॉम्पिटेंसीज को, उन योग्यताओं या क्षमताओं को इस कारक के अंतर्गत रखा गया है जो प्रत्येक व्यक्ति में कोई भी मानसिक कार्य कर रहा है, प्रत्येक मानसिक कार्य को करने के लिए आवश्यक होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो सामान्य कारक है या जी फैक्टर है, जी फैक्टर से तात्पर्य उस मानसिक योग्यता या क्षमता से है जो प्रत्येक व्यक्ति में हर मानसिक कार्य करने के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक मनुष्य में या प्रत्येक व्यक्ति में हर मानसिक कार्य करने के लिए होती है। तो जो प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मनुष्य में मानसिक कार्य को करने के लिए जो क्षमता या योग्यता उसके अंदर होती है, उस क्षमता या योग्यता को हम सभी लोग क्या कह रहे हैं, जी फैक्टर कह रहे हैं। उस योग्यता या क्षमता को हम सभी लोग सामान्य कारक या सामान्य योग्यता या सामान्य क्षमता नाम दे रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा जनरल फैक्टर या जी फैक्टर सामान्य कारक है जो कि प्रत्येक मनुष्य में या प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक कार्यों को करने के लिए उसके अंदर होता है, तो ये जो कारक हैं ये कारक कहीं से हम एक्वायर्ड नहीं करते हैं, बल्कि क्या होते हैं, ऐसे कारक, ऐसे फैक्टर इनेट होते हैं। अर्थात जो सामान्य कारक हैं या जी फैक्टर है ये क्या है, एक जन्मजात योग्यता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्या है, जो जी फैक्टर क्या है, वो इनेट एबिलिटी है, जन्मजात योग्यता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से जो जनरल फैक्टर या जी फैक्टर है वह सामान्य योग्यता या सामान्य क्षमता है जो कि प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक कार्यों को करने के लिए उपलब्ध होता है, और यह कारक क्या है, एक जन्मजात योग्यता है। इसे हम सामान्य योग्यता या सामान्य क्षमता इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी प्रकार के मानसिक क्रियाओं को करने में इसकी आवश्यकता होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि सभी प्रकार के मानसिक क्रियाओं या मेंटल एक्टिविटीज को करने में इसकी आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सामान्य क्षमता या सामान्य योग्यता कह रहे हैं। और यह जो क्षमता, जो सामान्य क्षमता या सामान्य योग्यता है, यह प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान होती है। हर व्यक्ति में यह जी फैक्टर या सामान्य कारक या जी कारक होता है, और ये एक ऐसी योग्यता है, ऐसी क्षमता है, ऐसे कारक है जिनका प्रयोग जो है सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थी अब बात आ रही है कि जो सामान्य फैक्टर है, सामान्य कारक है, जी फैक्टर है, ये होता तो है सभी व्यक्तियों में, परंतु प्रिय विद्यार्थियों अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने आ रही है वह यह है कि सामान्य कारक है, जी फैक्टर तो सभी व्यक्तियों में होता है, परंतु इसकी जो मात्रा है, जो इसका अमाउंट है, वो क्या है, वो अमाउंट या मात्रा भिन्न भिन्न होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों विभिन्न व्यक्तियों में सामान्य कारक जी फैक्टर भिन्न भिन्न मात्रा में उपस्थित होता है। तो सामान्य कारक या जी फैक्टर प्रत्येक व्यक्ति में होता है, परंतु इसकी जो मात्रा है, जो इसका अमाउंट है, वो क्या है, सभी लोगों में अलग अलग है। सभी लोगों में, प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में जी फैक्टर, सामान्य कारक या सामान्य योग्यता या सामान्य क्षमता होती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो भी दैनिक जीवन के कार्य हैं, दैनिक जीवन को कार्यों को करने के लिए सामान्य कारक या जी फैक्टर अधिक उपयोगी होता है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो दैनिक जीवन के कार्य हैं लगभग
जो है मोर देन 50-60% जो है जो दैनिक जीवन के कार्य हैं वो सभी व्यक्तियों के समान हैं। तो जब अधिकांश जो कार्य हैं दैनिक जीवन को सभी व्यक्तियों के समान है, सभी व्यक्ति उन कार्यों को करते हैं, तो उन सभी कार्यों को करने के लिए जो ब्रेन है या जो सामान्य कारक है, सामान्य योग्यता है, सामान्य क्षमता है, वो लगभग सभी व्यक्तियों में व्याप्त है, सभी व्यक्तियों में होता है। बस बात क्या है कि उनमें जो मात्रा होती है सामान्य योग्यता की वो किसी में कम किसी में अधिक होती है। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से दैनिक जीवन में कार्यों को करने में सामान्य कार्य का जी फैक्टर बहुत ही अधिक उपयोगी होता है और यह सभी व्यक्तियों में विद्यमान होता है। फिर विद्यार्थियों, समस्त मानसिक क्रियाएं एक सीमा तक सामान्य कारक पर निर्भर करती हैं। ध्यान दीजिएगा कि कहा जा रहा है कि जितनी भी मानसिक क्रियाएं, जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं वो एक लिमिट तक, एक सीमित सीमा तक जो है जो हमारा जी फैक्टर है, जनरल फैक्टर या सामान्य कारक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, समस्त मानसिक क्रियाएं, जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज है, वे सभी एक्टिविटीज जो हमारे जी फैक्टर या सामान्य कारक पर एक लिमिट तक, एक सीमा तक निर्भर रहती है। तो जब सभी एक्टिविटीज उस पर निर्भर है तो इसीलिए से जो जी फैक्टर उसको हम लोग जनरल फैक्टर या कॉमन फैक्टर कह रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, स्पीयरमैन के अनुसार जिस व्यक्ति में सामान्य कारक का जी फैक्टर जितना अधिक होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक सभी तरह की मानसिक क्रियाओं को करने में प्रवीण होगा। अब ध्यान दीजिए, एक महत्वपूर्ण बात उभर कर आ रही है कि स्पीयरमैन जी के अनुसार जिस व्यक्ति में जितना ही अधिक जी फैक्टर या सामान्य कारक होगा, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्पीयरमैन जी के अनुसार जिस व्यक्ति में जितना ही अधिक सामान्य कार्य का जी फैक्टर होगा वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, स्पीयरमैन ने कहा कि जिस व्यक्ति में सामान्य कार्य का जी फैक्टर जितना अधिक होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक सभी तरह की मानसिक क्रियाओं को करने में प्रवीण होगा, उसमें वह उतना ही कुशल होगा। तो दूसरी शब्दों में अगर साधारण भाषा में हम लोग कहना चाहें तो स्पीयरमैन की जो टू फैक्टर थ्योरी है, उस टू फैक्टर थ्योरी के अनुसार जिस व्यक्ति में जी फैक्टर या सामान्य कारक या जनरल कारक जितना अधिक होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा, या वह व्यक्ति उतना ही अधिक मानसिक क्रियाओं को करने में प्रवीण होगा, दक्ष होगा। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह जो सामान्य कारक की बात हो रही है, जी फैक्टर की बात हो रही है, इस जी फैक्टर की अपनी कुछ विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं में से दो प्रमुख विशेषताएं हैं। वो दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि वो दो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं जी फैक्टर या सामान्य कारक की। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जी फैक्टर या सामान्य कारक। तो प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य कारक या जी फैक्टर पर किसी तरह के शिक्षण, प्रशिक्षण तथा पूर्व अनुभूति का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक महत्वपूर्ण बात उभर के महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है कि जो हमारा जी फैक्टर है या सामान्य कारक है, इसके ऊपर किसी भी तरह का टीचिंग का, ट्रेनिंग का, लर्निंग का, पास्ट एक्सपीरियंसेस या पूर्व अनुभव का कोई भी इफेक्ट या प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने आपसे प्रारंभ में ही चर्चा किया था कि जो जी फैक्टर है या सामान्य कारक है, दैट इज इननेट एबिलिटी, वह एक जन्मजात योग्यता है। तो जब वह जन्मजात योग्यता है प्रिय विद्यार्थियों, तो उसके ऊपर हमारा कोई बस नहीं है, जोर नहीं है, वो हमारे प्रभाव में नहीं है। और जब वो हमारे प्रभाव में नहीं होता है तो उसको हम किसी भी टीचिंग के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा या पास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बल्कि वो क्या है, वह इननेट एबिलिटी है, सामान्य कारक जो जन्मजात योग्यता है। और जिस व्यक्ति में जितनी योग्यता होगी वह जन्मजात ही होगी, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का शिक्षण, प्रशिक्षण या एक्सपीरियंसेस, अनुभव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य कारक या जी फैक्टर को जन्मजात कारक माना जाता है। तो ध्यान दीजिए, जो जी फैक्टर है वो क्या है, एक जन्मजात कारक है, वो जो है इनबॉर्न फैक्टर है। तो इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन या कोई भी परिमार्जन नहीं कर सकते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी विशेषता है सामान्य कारक या जी फैक्टर की, वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य कारक या जी फैक्टर की मात्रा निश्चित होती है, लेकिन सभी व्यक्तियों में इसकी मात्रा समान हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ समझने वाली बात है कि
जो सामान्य कारक है जी फैक्टर है, यह तो उपस्थित तो सभी व्यक्ति में है, अर्थात यह जो है सभी व्यक्तियों में उपस्थित होता है सामान्य कारक, परंतु सभी व्यक्तियों में किस अमाउंट में या किस मात्रा में उपस्थित होगा यह जो है सभी में अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्तियों में समान मात्रा में जी फैक्टर या सामान्य कारक उपलब्ध हो। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, ध्यान दीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य कारक की मात्रा निश्चित होती है, अर्थात किस व्यक्ति में कितनी जी फैक्टर है यह तो डिफिनिट है, यह तो निश्चित है, परंतु सभी व्यक्तियों में समान हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य कारक जी फैक्टर की मात्रा निश्चित होती है, लेकिन सभी व्यक्तियों में इसकी मात्रा समान हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आ रहा है, वह क्या है कि जितने भी व्यक्ति हैं सभी व्यक्तियों में जो सामान्य कारक है जी फैक्टर तो उपलब्ध होता है, लेकिन किसी में यह कारक अधिक होगा और किसी में कम हो सकता है, सभी में बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, किसी व्यक्ति में इस क्षमता या कारक की मात्रा अधिक हो सकती है और किसी में यह कम हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी में जो है यह कारक या जी फैक्टर अधिक हो सकता है और किसी में कम हो सकता है, लेकिन होता सभी में है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जी फैक्टर या सामान्य कारक होता है, जो कि जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं डे टू डे लाइफ की, उन सभी मानसिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक है, जिसके द्वारा सभी मानसिक क्रियाएं जो है दैनिक जीवन की जाती हैं। और ऐसी मानसिक क्रियाओं को करने के लिए जो सामान्य योग्यता या सामान्य क्षमता है, उसी सामान्य योग्यता या सामान्य क्षमता को हम सभी लोग जी फैक्टर या जी कारक स्पीयरमैन जी के अनुसार कहा जा रहा है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है स्पेसिफिक फैक्टर या यस फैक्टर, जिसको हम लोग विशिष्ट कारक कह रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि जी फैक्टर में हमने कहा कि यह सामान्य योग्यता है या सामान्य क्षमता है, परंतु प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग यह जानते हैं कि प्रत्येक कार्य को करने में उसमें कुछ न कुछ स्पेसिफिकेशन की जरूरत होती है, कुछ न कुछ विशिष्टता की आवश्यकता पड़ती है। और प्रत्येक जितने भी मानसिक क्रियाएं हैं, जितने भी मेंटल एक्टिविटीज हैं, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा भिन्न होते हैं। तो जो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा भिन्न है, थोड़ा थोड़ा अलग है मानसिक क्रियाएं, उन मानसिक क्रियाओं को करने के लिए इस सामान्य कारक के अलावा एक और जिस प्रकार की एबिलिटी या योग्यता की आवश्यकता पड़ रही है, उसी योग्यता या आवश्यकता को हम क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक फैक्टर या यस फैक्टर या विशिष्ट कारक कह रहे हैं। और उसी जो अलग से जो सामान्य कारक या सामान्य योग्यता के अलावा अलग से जो एक योग्यता काम में आ रही है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए, उसी योग्यता को विशिष्ट कारक नाम दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्रत्येक मानसिक कार्य को करने में ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक मानसिक कार्य को करने में कुछ विशिष्टता की आवश्यकता होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ विशिष्टता की आवश्यकता जो है प्रत्येक मानसिक कार्य को करने में होती है, इससे आप सभी लोग सहमत होंगे, क्योंकि प्रत्येक मानसिक कार्य मेंटल एक्टिविटीज अलग अलग होती है। तो कुछ विशिष्टता की भी आवश्यकता होती, क्योंकि हर मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ अलग होता है। तो चूंकि हर मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ अलग होता है, इसीलिए प्रत्येक मानसिक कार्य को करने के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन की, कुछ विशिष्टता की आवश्यकता पड़ती है। और स्पीयरमैन ने इस कारक को विशिष्ट कारक या स्पेसिफिक फैक्टर या एस फैक्टर की संज्ञा दी है। तो ध्यान दीजिए, स्पीयरमैन के द्वारा जो यस फैक्टर या विशिष्ट कारक या स्पेसिफिक फैक्टर या यस फैक्टर कहा जा रहा है, वह क्या है कि जो विशेष कार्य को करने में जो कुछ विशिष्टता की आवश्यकता पड़ रही है, उसी विशिष्टता के लिए जो योग्यता या क्षमता आवश्यक है, उसी योग्यता या क्षमता को क्या कहा जा रहा है, स्पेसिफिक फैक्टर या यस फैक्टर नाम स्पीयरमैन जी के द्वारा दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जी कारक के विपरीत यस कारक विशिष्ट योग्यताओं का एक समूह होता है। तो उपयुक्त जितना भी हम लोगों ने विवेचन किया, चर्चा किया, उससे तो यह स्पष्ट हो गया कि जी कारक के विपरीत जो है यस कारक क्या है, विशिष्ट कार्यों को करने के लिए विशिष्ट एबिलिटीज है, स्पेसिफिक एबिलिटीज है, स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज है, जो कि जी कारक से कुछ अलग है, कुछ हटकर है, जो कि जी कारक के साथ मिल करके किसी मानसिक कार्य को करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब
आपके लिए आपकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है वह क्या है कि हम लोगों ने देखा था कि जी कारक क्या था, वो जन्मजात योग्यता थी। परंतु प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जो स्पेसिफिक फैक्टर है, विशिष्ट योग्यता है, वो क्या है? एक अर्जित योग्यता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो यस फैक्टर है वो क्या है? एक अर्जित योग्यता है, एक्वायर्ड एबिलिटी है। और जब अर्जित योग्यता है, एक्वायर्ड एबिलिटी है, तो इसका अभिप्राय यह है कि इस योग्यता को, इस फैक्टर को, इस कारक को हम सभी लोग टीचिंग के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, एक्सपीरियंसेस के द्वारा इसको हम सभी लोग बढ़ा सकते हैं, इसको हम सभी लोग इसमें विकास कर सकते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों में अलग अलग विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है, जिसे यस कारक या यस योग्यता या यस क्षमता कहते हैं। तो यह तो स्पष्ट हो गया है कि जितने भी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, मानसिक क्रियाएं होती हैं, सभी एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग होती हैं, और वही जो थोड़ा बहुत एक दूसरे से डिफर करती हैं, उन्हीं डिफर या डिफरेंट कार्यों को करने के लिए कुछ हमें स्पेसिफिक एबिलिटीज या विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है। और इसी विशिष्ट योग्यताओं को हम सभी लोग यस कारक या स्पेसिफिक फैक्टर या योग्यता या क्षमता, एबिलिटी या कॉम्पिटेंसी नाम देते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, किसी भी व्यक्ति में विभिन्न विशिष्ट योग्यताएं अलग अलग मात्रा में उपस्थित होती हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सभी लोगों ने जी फैक्टर के बारे में भी चर्चा किया था, और जी फैक्टर में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति में जी फैक्टर या जी कारक तो होता है, लेकिन उसकी मात्रा अलग अलग होती है। उसी तरह जो स्पेसिफिक फैक्टर है, विशिष्ट योग्यता है, यस फैक्टर है, वह भी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में उपस्थित होती है। अर्थात स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेसिफिक एबिलिटी जो है, स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी जो है, वो भी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में उपस्थित होती है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग स्पष्ट करने का यदि प्रयास करें, तो आंकिक गणना तथा शब्द प्रवाह दोनों ही प्रकार की मानसिक क्रियाओं में जी कारक की निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान दीजिएगा कि यदि हम लोग जो है किसी आंकिक गणना की बात करें या फिर शब्द प्रवाह की बात करें, तो दोनों ही प्रकार की मानसिक क्रियाओं में जी फैक्टर का निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चूंकि हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि जो जी फैक्टर है वो क्या है, सभी मानसिक कार्यों के करने के लिए आवश्यक है, तो ये तो हो गया कि आंकिक गणना या शब्द प्रवाह के लिए जी फैक्टर आवश्यक है। परंतु इसके साथ साथ आंकिक गणना संबंधी कार्यों को करने के लिए आंकिक योग्यता और शब्द प्रवाह के कार्यों को करने के लिए शाब्दिक योग्यता की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आंकिक गणना और शब्द प्रवाह दोनों क्या है? दोनों जो है एक मानसिक क्रियाएं हैं, और मानसिक क्रियाओं को करने के लिए जी कारक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही, परंतु प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा आंकिक गणना है, इस आंकिक गणना को करने के लिए आंकिक योग्यता की आवश्यकता पड़ेगी, शब्द प्रवाह के लिए शाब्दिक योग्यता की आवश्यकता पड़ेगी। और यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्तियों में आंकिक योग्यता या शाब्दिक योग्यता समान हो। जैसा हम लोग व्यवहार में भी देखते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, किसी में आंकिक योग्यता अधिक होगा, किसी में कम होगा, किसी में शाब्दिक योग्यता अधिक होगा, किसी में शाब्दिक योग्यता कम होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह स्पष्ट हुआ कि स्पेसिफिक एक्टिविटीज को, स्पेसिफिक मेंटल एक्टिविटीज या विशिष्ट मानसिक क्रियाओं को करने के लिए जिस योग्यता या क्षमता की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग यस कारक कहते हैं। और यस कारक या यस फैक्टर भी सभी व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में उपस्थित होती है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट कारक की विशेषताओं की बात चर्चा कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर या यस फैक्टर की कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो जो यस फैक्टर है प्रिय विद्यार्थियों, इस यस फैक्टर की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि यस कारक का स्वरूप परिवर्तनशील होता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन हो जाता है या इसका स्वरूप बदलता रहता है। ध्यान दीजिएगा कि जो स्पेसिफिक फैक्टर है, स्पेसिफिक फैक्टर का जो स्वरूप है वो क्या है? परिवर्तनशील है। इसमें चेंज हो सकता है, इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो आवश्यकता अनुसार इसका जो स्वरूप बदलता रहता है। एक मानसिक क्रिया को करने में एक तरह के यस कारक की जरूरत होती है, तो दूसरे तरह के मानसिक कार्यों करने में दूसरे प्रकार के यस कारक की आवश्यकता होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो स्पेसिफिक फैक्टर या यस फैक्टर वो क्या है? परिवर्तनशील है। और जो भी हम
विशिष्ट कार्य करने जा रहे हैं उसके अनुसार उस परिस्थिति में विशिष्ट फैक्टर या यस फैक्टर अलग होगा। अर्थात जैसे अभी हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि आंकिक कार्य करने के लिए आंकिक योग्यता होगी और शब्द प्रवाह के लिए शाब्दिक योग्यता जो है स्पेसिफिक फैक्टर का कार्य करेगी। तो इस तरह से यस कारक का स्वरूप परिवर्तनशील होता है तथा आवश्यकता अनुसार इसका स्वरूप बदलता रहता है। एक मानसिक क्रिया को करने में एक तरह के यस कारक की आवश्यकता होती है तो दूसरे मानसिक कार्य को करने में दूसरे प्रकार के यस कारक की आवश्यकता होती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसकी दूसरी विशेषता विशिष्ट कारक की जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वह यह है कि एक ही व्यक्ति में यस कारक की मात्रा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए निश्चित नहीं होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका हम लोग एक उदाहरण देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसका गणित तो बहुत तेज होता है परंतु वह हिंदी में या इंग्लिश में या इतिहास के विषय में कमजोर होता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका जो हिंदी में बहुत ही फ्लुएंट होता है, हिंदी विषय में महारत हासिल है, हिस्ट्री विषय में महारत हासिल है, परंतु उसकी जो गणितीय क्षमता या साइंस में जो उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि कम होती है। तो इस तरह से जो यस कारक की मात्रा है वह भिन्न भिन्न कार्यों के लिए निश्चित नहीं होती है और अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में उपस्थित होती है। तो एक ही व्यक्ति में यस कारक की मात्रा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए निश्चित नहीं होती है। किसी एक कार्य के लिए उस व्यक्ति में यस कारक की मात्रा अधिक हो सकती है तो दूसरे कार्य के लिए उस व्यक्ति में यस कारक की मात्रा कम हो सकती है। जैसे प्रिय विद्यार्थियों कोई व्यक्ति है वो मोटर मैकेनिक है तो मोटर मैकेनिक के लिए जो यस कार्य की आवश्यकता है वो क्या है, उसके अंदर अधिक है। लेकिन यदि उससे जो है बिजली का कार्य कराया जाएगा तो बिजली का कार्य करने में जो स्पेसिफिक एबिलिटी चाहिए, यस कारक होनी चाहिए, उसके अंदर वो क्या है, कम है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, जो यस फैक्टर की दूसरी विशेषता रही वह यह रही कि यस कारक की मात्रा एक ही व्यक्ति में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अनिश्चित होती है। किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए यस कारक की मात्रा अधिक हो सकती है तो दूसरे कार्य के लिए उसी व्यक्ति के अंदर यस कारक की मात्रा कम हो सकती है। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता जो है यस फैक्टर की वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि यस कारक पर व्यक्ति के प्रशिक्षण, लर्निंग, पास्ट एक्सपीरियंसेस आदि का काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों यह जो बिंदु है यह हम सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ में ही देखा कि जो यस कारक है वो क्या है, वो जन्मजात योग्यता नहीं है बल्कि एक्वायर्ड एबिलिटी है। तो जब एक्वायर्ड एबिलिटी है तो एक्वायर्ड एबिलिटी को हम सभी लोग ट्रेनिंग देकर के, प्रशिक्षण देकर के, टीचिंग एंड लर्निंग के द्वारा और वह अपनी पूर्व की जो अनुभूतियां हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो पूर्व के अनुभव हैं, इन सभी अनुभवों के द्वारा उसमें जो है प्रभाव पड़ता है और दिन प्रतिदिन जो है समय के साथ, प्रशिक्षण के साथ या सीखने के साथ वह जो और भी अधिक मॉडिफाइड हो जाता है। यस कारक या जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो और भी अधिक निखरने लगती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्रशिक्षण के द्वारा, टीचिंग के द्वारा और पास्ट एक्सपीरियंसेस के द्वारा जो यस कारक है वह प्रभावित हो सकता है, उसको हम सभी लोग बढ़ा सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रशिक्षण देकर हम किसी विशेष मानसिक कार्य के लिए आवश्यक यस कारक की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और इसी उद्देश्य से हम सभी लोग प्रशिक्षण का कार्य, टीचिंग का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मानसिक कार्य को करने के लिए जिस प्रकार की यस फैक्टर की आवश्यकता होती है उसको हम लोग ट्रेनिंग दे करके बढ़ा सकते हैं। यदि एक उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग समझने का प्रयास करें तो ट्रेनिंग के द्वारा हम किसी व्यक्ति को एक अच्छा गायक, एक अच्छा खिलाड़ी या जो है गायक, खिलाड़ी, पेंटर या तबला मास्टर आदि बनाया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो है ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस। आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे समाज में ट्रेनिंग या टीचिंग के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के छात्रों को, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में योग्य बनाते हैं। कोई गायक बन जाता है, कोई एक अच्छा खिलाड़ी बन जाता है, कोई पेंटर बन जाता है, कोई तबला मास्टर बन जाता है, कोई एक अच्छा जो है कलाकार बन जाता है, कोई चित्रकार बन जाता है, कोई शिक्षक बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, तो कोई डॉक्टर बन जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, तो यह सब जो है इसी ट्रेनिंग का परिणाम है, इसी टीचिंग का परिणाम है और उसके द्वारा हम सभी लोग क्या करते हैं, जो यस कारक या स्पेसिफिक फैक्टर है उसको बढ़ाते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से यह स्पष्ट है कि स्पीयरमैन के अनुसार किसी भी मानसिक कार्य को जी कारक तथा यस कारक दोनों ही मिलकर संपन्न करने की क्षमता या योग्यता प्रदान करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो बातें निकल के आ रही वो क्या है
कि जी कारक और यस कारक, जी कारक और यस कारक दोनों ही महत्वपूर्ण हैं किसी भी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने के लिए। तो प्रत्येक मानसिक कार्यों को करने के लिए जी कारक और यस कारक दोनों ही जिम्मेदार हैं, दोनों ही आवश्यक हैं और दोनों ही मिल करके जो है किसी भी मानसिक कार्य को करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी मानसिक कार्य को जी कारक और यस कारक दोनों ही मिलकर संपन्न करने की क्षमता या योग्यता प्रदान करते हैं। बात रही जी फैक्टर की, तो स्पीयरमैन ने जी कारक को वास्तविक मानसिक शक्ति कहा है क्योंकि यह सभी मानसिक क्रियाओं के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो जी फैक्टर है, जी कारक है, यह जो है इसको स्पीयरमैन साहब ने वास्तविक मानसिक शक्ति इसीलिए कहा क्योंकि यह सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में कॉमन है, सभी में इसकी आवश्यकता होती है। जी फैक्टर या सामान्य कारक की आवश्यकता सभी प्रकार के मानसिक क्रियाओं को करने के लिए होती है, सभी प्रकार के मानसिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक है, इसीलिए इसको वास्तविक मानसिक शक्ति कहा गया है। जबकि जो विशिष्ट योग्यता है वो विशिष्ट कौशलों या विशिष्ट कार्यों के लिए अलग अलग होती है। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी है, बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है, इसको हम लोग एक चित्र के द्वारा दिखाने का प्रयास करें तो कुछ इस तरह से चित्र बनेगा इसका, जो आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान दीजिए, यहां पर एक जी फैक्टर है और इस जी फैक्टर को हम सभी लोगों ने बड़े से दिखाया। यहाँ पे जी फैक्टर जो है प्रिय विद्यार्थियों, ये क्या है, ये बड़ा सा है और ये पूरा का पूरा क्या है, सामान्य कारक है जो कि सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए आवश्यक है। इसको हम लोगों ने जी फैक्टर नाम दिया है। तो ये तो रहा जी फैक्टर या सामान्य कारक जिसकी आवश्यकता सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने के लिए होती है। प्रिय विद्यार्थियों, जब बात आती है कि अलग अलग जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती हैं, स्पेसिफिक कार्य होते हैं, तो प्रत्येक स्पेसिफिक कार्य के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज है या यस स्पेसिफिक फैक्टर है। जैसे अब आपके सामने देखिए चित्र में क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर स्पेसिफिक एक्टिविटीज या सामान्य जो विशिष्ट योग्यता है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज 1 है जो कि किसी एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यह जो विशिष्ट योग्यता है प्रिय विद्यार्थियों, यह विशिष्ट योग्यता के साथ साथ यहाँ पर जी कारक भी है। तो जी कारक के साथ साथ यस वन जब आ जाता है तो यस वन या स्पेसिफिक जो फैक्टर है, यह जो है किसी विशेष कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी सहायता से वो विशेष मानसिक कार्य हो जाता है। इसी तरह से यह कोई दूसरा विशिष्ट कार्य है तो उसके लिए यस टू या स्पेसिफिक फैक्टर 2 होगा, दूसरा स्पेसिफिक कारक होगा, लेकिन जी वही होगा। इसी तरह से कोई तीसरा विशिष्ट कार्य है, कोई तीसरी योग्यता है, कोई तीसरा मानसिक कार्य है तो उसके लिए यस 3 फैक्टर होगा। इसी तरह से यस 4 फैक्टर जो किसी चौथे विशेष कार्य के लिए होगा और इसी तरह से यस 5 फैक्टर किसी पांचवें विशेष कार्य के लिए होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ढेर सारे जो है यस 1, यस 2, यस 3, इस तरह से ढेर सारे फैक्टर्स या ढेर सारे कारक हो सकते हैं जो कि विभिन्न विशिष्ट कार्यों को करने के लिए आवश्यक हैं। परंतु ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो सबसे मेन है, वो सबसे मेन क्या है प्रिय विद्यार्थियों, वो सबसे मेन जो है वो है हमारा जी फैक्टर। जो जी फैक्टर, ध्यान दीजिए कि जी फैक्टर सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए आवश्यक है, सभी प्रकार के कार्यों में है। हाँ, भले से जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो यस 1, यस 2, यस 3, यस 4 और यस 5 के रूप में अलग अलग है, लेकिन जी फैक्टर क्या है, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने के लिए कॉमन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रहा स्पीयरमैन जी का द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन का के बुद्धि का बाई फैक्टर थ्योरी या 2 फैक्टर थ्योरी। अब इस जो सिद्धांत की कुछ कमियां भी हैं, कुछ आलोचनाएं भी हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो स्पीयरमैन की जो कुछ कमियां हैं इस थ्योरी की, वो सबसे बड़ी कमी यह है कि स्पीयरमैन जी ने कहा, स्पीयरमैन जी के अनुसार अलग अलग कार्य, प्रत्येक कार्य में अलग अलग विशिष्ट योग्यता होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक कार्य में अलग अलग विशिष्ट योग्यता चाहिए। अर्थात उन्होंने कहा कि जितने भी विशिष्ट कार्य होंगे सभी कार्यों के लिए अलग अलग विशिष्ट योग्यता होनी चाहिए। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है, व्यवहार में ऐसा नहीं होता है।
अनेक कार्यों को मिलाकर ऐसे समूहों में बांटा जा सकता है जिसमें एक ही प्रकार की योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम लोग उदाहरण देख लें तो फोरमैन का काम, मैकेनिक का काम, इंजीनियर का काम, ये सभी क्या है, इंजीनियरिंग क्षेत्र के कार्य हैं। तो इस इंजीनियरिंग क्षेत्र के कार्य को करने के लिए जो इस पूरे समूह के कार्यों को करने के लिए हमें जो है एक प्रकार की योग्यता की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि स्पीयरमैन ने क्या कहा कि प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग विशिष्ट योग्यता की चाहिए, जबकि यहाँ पर एक कार्यों का पूरा एक समूह ही है जिसके लिए एक ही प्रकार की योग्यता की आवश्यकता पड़ रही है। तो इस तरह से जो पहला आलोचना हुआ, पहली कमी वह रही कि स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक कार्य में अलग अलग विशिष्ट योग्यता चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। अनेक कार्यों को मिलाकर ऐसे समूह बनाए जा सकते हैं, ऐसे समूहों में बांटा जा सकता है जिसमें एक ही प्रकार की योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए फोरमैन का कार्य, मैकेनिक का कार्य, इंजीनियर का कार्य, ये सभी कार्य क्या है, एक ही प्रकार के कार्य हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी कमी वह यह है कि स्पीयरमैन ने केवल दो भागों की व्याख्या की है, अर्थात इन्होंने टू फैक्टर या दो कारकों की व्याख्या की है। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, थर्स्टन साहब की बात की जाए, गिलफोर्ड साहब की बात की जाए, इन सभी लोगों ने, थर्स्टन हो, गिलफोर्ड हो, इन सभी लोगों ने आलोचना की और इन्होंने कहा कि बुद्धि की व्याख्या केवल दो कारकों के द्वारा संभव हो ही नहीं सकती। सिर्फ दो ही कारक बुद्धि के जो है सभी गुणों को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। बुद्धि की व्याख्या सिर्फ दो कारकों के द्वारा नहीं की जा सकती है, इसके लिए हमें अनेक कारकों की आवश्यकता पड़ती है। जबकि स्पीयरमैन जी ने ऐसी कोई कल्पना नहीं की, स्पीयरमैन जी ने सिर्फ दो ही कारक की कल्पना की है। तो यह भी एक कमी रही जो थर्स्टन जी ने और गिलफोर्ड जी ने की कि सिर्फ दो कारकों के द्वारा बुद्धि की व्याख्या करना असंभव है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्पीयरमैन ने भिन्न भिन्न मानसिक कार्यों या क्षमताओं के परीक्षणों के बीच धनात्मक सहसंबंध की व्याख्या जी कारक के आधार पर की है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपको प्रारंभ में ही चर्चा किया था कि इन्होंने फैक्टर एनालिसिस किया था, फैक्टर एनालिसिस के ढेर सारे प्रयोग किए थे और उन्होंने कोरिलेशन निकाला था। तो प्रिय विद्यार्थियों, उन्होंने जो कोरिलेशन की गणना की थी स्पीयरमैन ने, उन्होंने भिन्न भिन्न मानसिक कार्यों या क्षमताओं के परीक्षणों के बीच धनात्मक सहसंबंध की व्याख्या जी कारक के आधार पर किया है स्पीयरमैन साहब ने। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, आलोचकों का मानना है कि जी कारक के अलावा कुछ समूह कारक या ग्रुप फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम सभी लोग मध्यवर्ती कारक कहते हैं और इनके कारण भी उच्च धनात्मक सहसंबंध हो सकता है। अर्थात यहां पर जो प्रश्न उठ रहा है, प्रश्न जो है जो स्टैटिस्टिक्स स्पीयरमैन जी ने लगाया था, जो फैक्टर एनालिसिस या कोरिलेशन निकाला है, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान जो पॉजिटिव आया है, हाईली पॉजिटिव आया है, उस पर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि कोई यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसी जी फैक्टर की वजह से ही वो कोरिलेशन का मान हाई आ रहा है, बल्कि हो सकता है कि कुछ जो समूह कारक होते हैं, जो मध्यवर्ती कारक होते हैं, इन कारकों के द्वारा भी जो कोरिलेशन का मान आ रहा है वो हाईली पॉजिटिव आ रहा है या हाईली कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान हाई आ रहा है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, स्पीयरमैन की जो भिन्न भिन्न मानसिक कार्यों और क्षमताओं के परीक्षणों के बीच धनात्मक सहसंबंध का मान उन्होंने जी कारक के आधार पर व्याख्या किया। परंतु आलोचकों ने कहा कि हो सकता है कि यह मध्यवर्ती कारक के कारण जो कोरिलेशन का मान हाई पॉजिटिव आ रहा है वो आ सकता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यह तो रही स्पीयरमैन जी की टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत। उसके हम लोगों ने विशेषताओं को पढ़ा, जी कारक के बारे में पढ़ा, यस कारक के बारे में पढ़ा और अंत में हम लोगों ने जो है जो द्विकारक सिद्धांत है उसकी आलोचना के बारे में, उसकी डिमेरिट्स के बारे में भी अध्ययन किया। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का तीन कारक सिद्धांत या थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी आया है और जो थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वह भी किसी अन्य ने नहीं बल्कि स्पीयरमैन साहब ने ही दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत था उसको स्पीयरमैन साहब ने 1904 ईस्वी में दिया था और उसमें थोड़ा सा उन्होंने परिवर्तन किया और 1911 ईस्वी में उन्होंने अपने दो कारक सिद्धांत में एक कारक और जोड़कर तीन कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ध्यान दीजिए, 1904 में द्विकारक सिद्धांत और 1911 में उन्होंने एक कारक और जोड़ा और तीन कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन साहब ने किया। तो इस तरह से स्पीयरमैन साहब ने थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि के तीन कारक सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में किया था। प्रिय विद्यार्थियों, अब इनका जो
थ्री फैक्टर थ्योरी है, स्पीयरमैन साहब के अनुसार सामान्य और विशिष्ट कारकों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारक होते हैं जिन्हें समूह कारक कहा जा सकता है। ध्यान दीजिए, इसके बारे में आलोचना में भी चर्चा हुआ था। उन्होंने कहा कि जो हमारा स्पेसिफिक कारक है और जी फैक्टर है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारकों के अलावा कुछ अन्य कारक होते हैं जिन्हें हम समूह कारक कह सकते हैं, और ये जो समूह कारक हैं इसी को इन्होंने तीसरा फैक्टर या तीसरा कारक कहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ये समूह कारक या ग्रुप फैक्टर्स की बात हम लोगों ने आलोचना में की, उसी को इन्होंने 1911 में अपनी थ्योरी में जोड़ा और उसको जोड़ने के उपरांत उन्होंने थ्री फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि जो सामान्य कारक है और विशिष्ट कारक है, इन कारकों के अलावा कुछ अन्य कारक होते हैं जिन्हें हम सभी लोग समूह कारक कह सकते हैं, और यह समूह कारक सामान्य कारक की अपेक्षा कम और विशिष्ट कारक की अपेक्षा अधिक व्यापक एवं समान रूप वाले होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो इन्होंने ग्रुप फैक्टर की बात की, ग्रुप फैक्टर के बारे में इन्होंने कहा कि जो ये जो समूह कारक है ये सामान्य कारक से कम, अर्थात सामान्य कारक की अपेक्षा कम, परंतु जो विशिष्ट कारक हैं स्पेसिफिक फैक्टर इसकी अपेक्षा अधिक व्यापक एवं समान रूप वाले होते हैं। तो सामान्य कारक से कम और विशिष्ट कारक से अधिक जो है व्यापक होते हैं ये ग्रुप फैक्टर या समूह कारक। उन्होंने कहा कि समूह कारक का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता, बल्कि ये सामान्य एवं विशिष्ट कारकों के मिश्रण से अपना एक समूह निर्मित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब ये जो समूह कारक की बात उन्होंने की, जो समूह कारक की उन्होंने चर्चा की, उसके बारे में उन्होंने कहा कि समूह कारक का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि जो हमारा सामान्य कारक है, जो हमारा विशिष्ट कारक है, इन दोनों का जो मिश्रण है, इन दोनों के मिलने के फलस्वरूप विद्यार्थियों जब समूह कारक और विशिष्ट कारक आपस में मिलते हैं, इन दोनों के मिलने के फलस्वरूप या इन दोनों के मिश्रण से एक नया जो समूह बनता है उसी को समूह फैक्टर या समूह कारक कहा जा रहा है। तो समूह कारक क्या है? सामान्य कारक और विशिष्ट कारकों का मिश्रण है। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, स्मृति हो गई, बौद्धिक योग्यता, तार्किक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, ये सभी क्या है? समूह कारक हैं। तो स्मृति या मेमोरी, बौद्धिक योग्यता, तार्किक योग्यता, शाब्दिक योग्यता इत्यादि समूह कारक विविध मानसिक क्रियाओं के संचालन में अपना योगदान देते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से जो समूह कारक या दो फैक्टर के अलावा जो तीसरा फैक्टर है उसमें स्पीयरमैन ने स्मृति, बौद्धिक योग्यता, तार्किक योग्यता या शाब्दिक योग्यता की चर्चा की है, और ये सभी क्या है? समूह कारक हैं, और ये सभी जो है विविध मानसिक क्रियाओं के संचालन में अपना योगदान देते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से स्पीयरमैन का जो थ्री फैक्टर थ्योरी है उसमें यह कहा गया कि जी फैक्टर और यस फैक्टर के अलावा कुछ और फैक्टर होते हैं जो मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, वो होते हैं ग्रुप फैक्टर। और ग्रुप फैक्टर क्या है? जी फैक्टर और यस फैक्टर के आपस में मिलने से जो समूह बनता है उसे हम लोग समूह कारक कहते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से आज की कक्षा में हम सभी लोगों ने फैक्टोरियल थ्योरीज या कारकी सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले हम सभी लोगों ने बुद्ध के एक कारक सिद्धांत के बारे में चर्चा किया। बुद्ध का जो यूनिफैक्टर थ्योरी है उसके बारे में चर्चा की, और हम लोगों ने देखा कि बुद्ध का जो यूनिफैक्टर थ्योरी है उसको बीने साहब ने प्रतिपादित किया, और इसमें टर्मन और स्टर्न साहब भी इसका समर्थन किए। परंतु ये जो बुद्ध का जो एक कारक सिद्धांत है क्या है? एक प्राचीन और अमान्य सिद्धांत है। उसके बाद हम लोगों ने स्पीयरमैन के टू फैक्टर थ्योरी के बारे में देखा, जो कि 1904 में स्पीयरमैन जी के द्वारा दिया गया, और इसमें हम लोगों ने जी फैक्टर और यस फैक्टर की चर्चा की, सामान्य कारक की चर्चा की, और हम लोगों ने सामान्य कारक की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने विशिष्ट कारक की चर्चा की और विशिष्ट कारक की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। और उसके उपरांत प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम सभी लोगों ने जो स्पीयरमैन का जो टू फैक्टर थ्योरी है, स्पीयरमैन के जो द्विकारक सिद्धांत है, इसके क्रिटिसिज्म को देखा, इसकी कमियों को देखा, इसकी आलोचनाओं के बारे में अध्ययन किया। और उसके उपरांत प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्ध के तीन कारक सिद्धांत के बारे में भी चर्चा किया। और बुद्ध के तीन कारक सिद्धांत हम लोगों ने देखा कि स्पीयरमैन साहब ने 1911 में तीन कारक सिद्धांत दिया। उन्होंने यस फैक्टर और जी फैक्टर के अलावा एक तीसरा फैक्टर बताया, जिसको उन्होंने क्या कहा? समूह कारक कहा, ग्रुप फैक्टर कहा। तो प्यारे भाई बहनों,
प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सके और उनका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल सके, आगे बढ़ सके। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो पे कमेंट करिए। कमेंट्स के द्वारा आपके जो भी बहुमूल्य सुझाव हैं, बहुमूल्य या फिर कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से देख पाएं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, रुचि के अनुसार प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियोज को सिलेक्ट करके देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे भाई और बहनों, ध्यान दीजिए कि सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी का आकार बना है, बेल का आइकन बना है, ये तो लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए और उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे। उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे उसकी सूचना, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल।